चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? चलिए ठीक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गुड, एवरीवन गुड। प्लीज़ लाइक द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। आप सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें ताकि हम लोग इस चैनल पे इरिगेशन इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। सेकंड चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स को कवर कर रहे हैं हम लोग। आज इसका सेकंड लेक्चर है, टोटल 5th लेक्चर है अगर आप देखें तो, जिसके अंदर आज हम लोग मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हम लोगों का वो रहेगा एग्रीकल्चरल सीजन, या फिर इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। इंडिया में कितने एग्रीकल्चरल सीजन है या क्रॉपिंग सीजन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हियर माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और इस फील्ड में मैं जो है आज आपको वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने चल रहा हूँ। चलिए, तो हम लोगों ने क्या बात करी, कल के क्लास तक क्या बात करी, ज़रा एक ओवरव्यू लेते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर हमने बात करी कि क्या होता है बेस पीरियड, क्या होता है क्रॉप पीरियड, क्या होता है डेल्टा, क्या होता है ड्यूटी, इनकी बात करी। फिर हमने क्या किया, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल करके दिया आपको। क्या था रिलेशन? वो बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी के बीच में रिलेशन था। फॉर्मूला निकाल करके दिया। उसमें भी 2 कंडीशन मैंने आपको बताया कि जब डेल्टा सेंटीमीटर में होगा तब क्या फॉर्मूला होगा, यानी ड्यूटी इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डेल्टा होगा। कब? जब सेंटीमीटर में होगा। मीटर में होगा डेल्टा तब क्या फॉर्मूला बताया आपको? ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन में डेल्टा। तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये, हर जगह पूछा जाता है, तो इस पर हमने बात करा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया हमने। ड्यूटी की एक डिफिनीशन मैंने आपको बताया। ड्यूटी क्या था कि जब 1 क्यूबिक का वाटर कंटिन्यूअस सप्लाई किया जाए तो उससे कितना एरिया इरिगेट कर पा रहे हो, वही क्या कहला रहा था? ड्यूटी कहला रहा था। अब ये जो ड्यूटी है इसका यूनिट हमने बताया हेक्टेयर पर क्यूबिक। ये जो ड्यूटी है ये डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे देखेंगे आप, यानी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस इन इरिगेशन स्कीम। इसकी बात करेंगे हम लोग। तो वेरियस प्लेसेस पे इरिगेशन स्कीम की बात कर रहे हैं। इरिगेशन स्कीम का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये रिवर है। रिवर ये सीधी लाइन में तो होगा नहीं, मैं अपनी आसानी के लिए बना तो दिया हूँ सीधी लाइन में, लेकिन ये सीधी लाइन में रिवर तो होगा नहीं। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये रिवर का फ्लो हो रहा है। अब क्या करेंगे आप, क्या करने वाले हैं, यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, एक मेन कैनाल बनाएंगे। चलिए ठीक है, मेन कैनाल ले लिया आपने यहाँ से। इस मेन कैनाल से आप क्या निकालेंगे, मेन कैनाल से आप क्या निकालेंगे, एक ब्रांच कैनाल निकालेंगे। चलिए ठीक है, एक ब्रांच कैनाल निकाल दिया आपने। ये ब्रांच कैनाल निकल गया। ब्रांच कैनाल से आप निकालेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल ले लिया आपने। डिस्ट्रीब्यूटरी से निकालेंगे आप क्या, माइनर कैनाल। माइनर कैनाल, और माइनर कैनाल से आप क्या निकालेंगे, वाटर कोर्स चैनल, और जो कि कहाँ जाएगा आपका, फील्ड में जाएगा। ये फील्ड में चला जाएगा, ये फील्ड है आपका। ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें बहुत सारे आप वियर वैराज या फिर किसी का यूज़ करके वाटर यहाँ लेंगे, वाटर यहाँ लेंगे, तो फिर जो है इसको वाटर को यहाँ लेना होगा आपको, यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। तो ये फर्दर डिस्कशन की बातें हैं हालांकि। तो मैं तो बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इरिगेशन स्कीम कैसा होगा, इरिगेशन स्कीम कैसा होगा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये वियर वैराज तो चलिए आगे की कहानी है। इसे बोला आपने क्या, दूसरे कलर से दिखा दिया जाए क्या? नहीं, वाइट कलर से दिखाते हैं। ये है आपका मेन कैनाल, ये है मेन कैनाल,
ये रिवर है, नेचुरल रिवर है, अब आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये मेन कैनाल है, ये ब्रांच कैनाल है, ये ब्रांच कैनाल हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल हो गया, और ये माइनर कैनाल हो गया, माइनर कैनाल हो गया, ये वाटर कोर्स हो चैनल हो गया, वाटर कोर्स चैनल हो गया। यहाँ पे आउटलेट ले लीजिए, एक आउटलेट बना देते हैं जिसके थ्रू वाटर जाएगा, ये फील्ड हो गया। तो ये इरिगेशन स्कीम का एक रफ फिगर मैंने आपको बना करके दिखा दिया। रिवर से मेन कैनाल में पानी जा रहा है, मेन कैनाल से ब्रांच, ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर, माइनर से वाटर कोर्स चैनल से फील्ड में जा रहा है। तो ये वाटर कोर्स चैनल पे एक आउटलेट लगा होता है, वहीं आउटलेट तक ही स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। उसके बाद से आप कैनाल उसके बाद से पानी का क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको मतलब नहीं होता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आउटलेट तक, इसके बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात समझिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ड्यूटी कहाँ पे क्या होगा, इस बात को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे मेन से फील्ड तक अगर आप आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा ड्यूटी कहाँ पे मिलेगा आपको, इस बात का जवाब दीजिए। चलिए जरा कमेंट बॉक्स चेक किया जाए, तो कोई कमेंट। तो ड्यूटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, जरा बताइए। कमेंट करिए। चलिए नहीं कमेंट आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखिए ड्यूटी क्या होता है, मैंने बोला कि 1 क्यूमेक, जरा इस बात को समझे हम लोग। ड्यूटी हमने बोला, एक यूनिट लिख देता हूँ बार बार मैं इसलिए क्योंकि यूनिट से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने बोला ड्यूटी वो है जब 1 क्यूमेक का वाटर सप्लाई किया जाए कंटिन्यूसली बेस पीरियड के दौरान, तो कितना ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पा रहे हैं तो ज़्यादा होगा ड्यूटी, अगर कम एरिया इरिगेट कर पा रहे हैं तो कम होगा ड्यूटी। तो देख लीजिए ज़्यादा एरिया इरिगेट कहाँ से कर पा रहे हैं, अगर मेन कैनाल के हेड से वाटर सप्लाई किया जाए कितना 1 क्यूमेक का, तब ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे, या फिर फील्ड के हेड से 1 क्यूमेक का वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाए तब ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे। सिंपल सी बात, जवाब दीजिए, आंसर मिल गया आपको। ऑब्वियसली फील्ड के हेड पे अगर आप 1 क्यूमेक का वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप मेन कैनाल के हेड से 1 क्यूमेक का कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई कर रहे हैं तब कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे। तो इस बात को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इस बात को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये कलर हटाओ, इस बात को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि when we move downstream, when we move downstream from the head of main canal, from the head of main canal to the field, अब बताइए ड्यूटी विल बी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा ड्यूटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्यूटी जो मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, फील्ड में मिलेगा, फील्ड में मिलेगा। मिनिमम कहां मिलेगा, अगर इस इरिगेशन स्कीम की बात करी जाए तो मिनिमम ड्यूटी, कम ड्यूटी कहां पे मिलेगा, हेड ऑफ मेन कैनाल। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मेन कैनाल के हेड से देंगे 1 क्यूमेक का वाटर अगर देंगे तो कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अगर यहां से 1 क्यूमेक का वाटर दे रहे हैं तो ज़्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे ड्यूटी आपको कम मिलेगा। बात समझ में आ गई ड्यूटी का? आगे चले, कोई बात को समझने में दिक्कत? नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी।
अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये बात बड़ा समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ड्यूटी को लोग जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे, जैसे अभी देखिए, अभी फील्ड वाले में कई लोग गलत आंसर सोच रहे होंगे कि फील्ड में ज़्यादा हो गया था, ये मेरे बताने से पहले शायद, अगर अच्छा सही आंसर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ड्यूटी को थोड़ा समझते हुए चलें, डेल्टा तो हमें समझ में आ जाता है, ड्यूटी को थोड़ा समझना होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी की बात करें, जैसे पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, जैसे टाइप ऑफ क्रॉप, कौन सा क्रॉप आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलिए बताइए, जैसे जैसे मैं अगर बोलूं, इस बात को ऐसे समझूं मैं कि ड्यूटी, एक लाइन में लिखना हो मुझे अगर, तो ड्यूटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप दोनों में से बताइए। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कुछ क्रॉप हैं जिनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसके लिए ड्यूटी ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, मैं दो क्रॉप ले रहा हूं, आप बताइए, एक राइस ले रहा हूं, एक वीट ले रहा हूं। राइस में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वीट में वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो राइस में ड्यूटी ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, राइस में ड्यूटी ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, राइस में ड्यूटी कम मिलेगा। और ये बात मैं रिलेशन जब बता रहा था तो वहां पे भी बोला था आपसे, ये पहली बार नहीं बोल रहा हूं, एक बार और बोला था कि इनवर्स रिलेशन होता है ड्यूटी और डेल्टा में। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स एक्चुअली डेल्टा ही तो है, राइस के लिए ज्यादा वाटर चाहिए यानी डेल्टा ज्यादा है, तो जब डेल्टा ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या कम हो जाएगा, ड्यूटी कम हो जाएगा। इस तरीके से भी समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिए सर, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा, जिसका डेल्टा ज्यादा होगा उसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात से ऐसे भी रिलेट कर लीजिए आप, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, दूसरा तरीका है समझने का। इसका कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 1 क्यूबिक का कंटिन्यूअसली अगर वाटर सप्लाई कर रहा हूं तो कितना ज्यादा एरिया इरिगेट कर पा रहा हूं तो ज्यादा होगा ड्यूटी, कम एरिया इरिगेट कर पा रहा हूं तो कम होगा ड्यूटी। तो अगर मैं 1 क्यूबिक का वाटर कंटिन्यूअसली सप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसे क्रॉप हैं जिनको वाटर ज्यादा चाहिए यानी डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा चाहिए, तो जब डेप्थ ऑफ वाटर जब ज्यादा मैक्सिमम पानी नीचे चला जाएगा तो ज्यादा एरिया कवर हो पाएगा या कम एरिया कवर हो पाएगा। 100 लीटर पानी दिया आपने राइस वाले खेत में और 100 लीटर पानी दिया आपने वीट वाले फील्ड में, दोनों जगहों पर राइस में ज्यादा पानी चाहिए तो 100 लीटर में वो मैक्सिमम पानी नीचे चला गया, वीट वाले में मैक्सिमम नहीं गया क्योंकि इसके लिए कम पानी चाहिए होता है। तो बाकी जो पानी बचा है वीट वाला वो ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, राइस वाला तो उतना एरिया कवर नहीं कर पाएगा, तो राइस में कम एरिया कवर हुआ इसलिए उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात से आप ऐसे रिलेट करें या ऐसे रिलेट करें, जैसे भी समझ सकें समझ लीजिए। तो ड्यूटी का इनवर्स रिलेशन निकल करके आएगा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है, सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है तो ड्यूटी ज्यादा होगा या कम होगा। अगर सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है, सॉइल की परमेबिलिटी अगर ज्यादा है तो ड्यूटी ज्यादा होगा या कम होगा। फिर परमेबिलिटी अगर ज्यादा है तो मैक्सिमम पानी तो नीचे चला जाएगा, तो एरिया कहां ज्यादा कवर कर पाएगा, जो पानी दे रहे पूरा नीचे चला जा रहा है, एरिया में ज्यादा कवर ही नहीं कर पाऊंगा। यानी ड्यूटी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यानी इनवर्स रिलेशन यहाँ पे भी आएगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जितना परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ज्यादा होगा उतना ही ड्यूटी क्या निकल करके आएगा, आपका कम निकल करके आएगा। तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर बताइए। टाइप ऑफ सॉइल हो गया, टाइप ऑफ क्रॉप हो गया। तीसरा इफेक्टिव रेनफॉल ले लीजिए, इफेक्टिव रेनफॉल की बात कर लीजिए। अगर इफेक्टिव रेनफॉल की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में बताइए, उस कंडीशन में बताइए ड्यूटी ज्यादा आएगा कि कम आएगा। अगर इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा एरिया कवर कर पाओगे या कम एरिया कवर कर पाओगे, अरे ज्यादा एरिया कवर कर पाओगे।
ड्यूटी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होगा, जितना बढ़ेगा, जितना इफेक्टिव रेनफॉल होगा उतना ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, यानी ज्यादा ड्यूटी होगा। चौथा, क्लाइमेट एंड सीजन की बात करें, यानी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट एंड सीजन, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है, किसी एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे ड्यूटी जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा। फिर से वही बात, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया तो ऊपर ज्यादा वाटर तो इवेपोरेट हो जा रहा होगा। जब इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा तो पानी ही कम बचेगा, तो पानी कम बचेगा तो एरिया भी तो कम इरिगेट कर पाओगे आप। यानी ड्यूटी जो है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रखेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। यानी जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ही कम एरिया इरिगेट कर पाओगे। बात समझ में आ गई। और एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, अगर इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा है, अच्छी है, तो ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाओगे या कम कर पाओगे। फिर से वही बात, ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे। तो ड्यूटी जो है, अगर ज्यादा अच्छे से पानी दोगे तो ज्यादा एरिया तो इरिगेट कर ही पाएंगे ना, तो इफिशियंसी के डायरेक्ट रिलेशन में होगा। और इफिशियंसी जो होता है लॉसेस के इनवर्स रिलेशन में होता है। भाई जितना लॉस ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतना कम होगा, लॉस जितना कम होगा एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगा, सब आपस में रिलेट हो गए। बात समझ में आ रहा है? कमेंट चेक कर लिया जाए। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अब आपको समझ में आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, ड्यूटी का क्या क्या फर्क पड़ रहा है। चले आगे हम लोग। तो 5 फैक्टर थे मेनली, सब में इनवर्स ही होता है। मेन क्या है, 2 जगह आपको डायरेक्ट रिलेशन दिखेगा, एक इफिशियंसी में, एक इफेक्टिव रेनफॉल में। लेकिन आपको रटना नहीं है, इसको समझ के ध्यान रखना है। अब हम लोग आ रहे हैं क्या, एग्रीकल्चरल सीजन और क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने बेसिक टर्म्स की बात करी है, एक्चुअली बेसिक टर्म्स में अभी भी है। हमें क्या है कि बेसिक टर्म्स को पहले समझना है। अभी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले ये तो जान लूं सीजन कितने होते हैं, कौन सा क्रॉप कितना का बेस पीरियड क्या होता है, कितना डेल्टा पानी कितना लग रहा है, ये सारी चीजें तो पहले कैलकुलेट करना सीख लूं मैं। तब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस क्रॉप के लिए इतना पानी चाहिए, तब लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा, तब फिर उस बेसिस पे आप कैनाल की डिजाइनिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये भी। अब सीजन कितने होते हैं, एग्रीकल्चरल और क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ऐसा सब कॉन्टिनेंट है, बहुत डाइवर्स है, हर जगह बटा हुआ है, हर जगह बटा हुआ है। आज ये पता हो सकता है शायद यूपी में बारिश हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में नहीं हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, चेन्नई में नहीं हो रहा है। तो इतना डाइवर्स है ये क्लाइमेट यहाँ का, तो कुछ भी यहाँ पे डिवाइड कर पाना, एक प्रॉपर तरीके से डिवीजन कर पाना सीजन का बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कोशिश करी है इसको बांटने की, इसको डिवाइड करने की। तो सीजन को हमने जो है यहाँ पे 4 तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया है, खरीफ सीजन, राबी सीजन, जायद सीजन, पेरेनियल सीजन। एक एक करके समझते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन जनरली क्या होता है, खरीफ सीजन गर्मियों का सीजन होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कई लोग इसे समर सीजन भी बोल देते हैं, इसे समर सीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम कब से होता है, टाइम अगर आप देखेंगे तो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। आप बोलोगे नहीं सर मई से होता है, कोई बात नहीं। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये जो टाइम है स्टार्टिंग और एंडिंग के, ये 1 से 3 महीने तक वेरी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला अपने कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है क्लाइमेट में, इसलिए नहीं फिक्स किया जा सकता। तो इसलिए कुछ लोग मई बोलेंगे तो सही मान लीजिएगा, उनसे बहस मत करिएगा। जुलाई बोलेंगे तब भी सही मान लीजिएगा, 1 से 3 महीने तक वेरी कर सकता है। तो ये होता है खरीफ सीजन। अब ये टाइम तो समझ में आ गया, यानी गर्मी का टाइम है, ये एक अंदाजा लग रहा है। अब इसमें मेन चीज क्या है ना कि कौन कौन से क्रॉप आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो राइस आता है, धान की खेती जो होती है इसी टाइम पे होती है मेनली। कॉटन आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है। ये जीके का पार्ट भी हो सकता है, कहीं किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सो जनरल नॉलेज में भी ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। टोबैको हो जाएगा इसमें, ग्राउंड नट एटसेट्रा। तो आपसे पूछ देगा कि ये क्रॉप जो है कौन से सीजन का है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। राबी सीजन जो है ये विंटर के टाइम आता है, तो राबी सीजन की बात करें अगर, तो ये विंटर के टाइम पे आएगा, तो इसे आप विंटर सीजन भी बोल देते हो, विंटर सीजन भी बोल देते हो आप। ये कब से कब तक आएगा, ये कब से कब तक आएगा अगर बात करा जाए तो ये आएगा आपका नवंबर से लेकर के मार्च तक। ठीक है, विंटर सीजन लिख दिया। एग्जाम्पल कौन कौन से क्रॉप आएंगे इस टाइम पे, कौन से होते हैं, वीट मेन होता है, वीट मेन होता है, ये तो सबको याद ही होता होगा शायद। वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटोज, आलू की भी खेती इसी टाइम होती है ना, ठंडी में नहीं आलू नए नए आते हैं, पोटैटोज एटसेट्रा। तो ये सारे किस में आ गए, आपके राबी सीजन में आ गए। नेक्स्ट है जैद सीजन, नेक्स्ट है आपका सी, पहले इसे चेंज करने दो, जैद सीजन। जैद सीजन में क्या क्या आएगा, अच्छा कब से कब तक होता है जैद सीजन, अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक होता है जैद सीजन। इसमें मेन जो आते हैं क्या क्या आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। डी जो है पेरेनियल, पेरेनियल नाम से नहीं लग रहा है, जो हमेशा रहेगा, यानी ये पूरे साल को बोला जाता है। पेरेनियल सीजन जो है होल ईयर को बोला जाता है। पेरेनियल सीजन में अगर देखा जाए तो कौन सा आता है, कौन सा क्रॉप आता है, एक फेमस क्रॉप आता है इसके अंदर, शुगर केन। शुगर केन जो है 10 से 13 महीने तक टाइम ले लेता है अपने को ग्रो करने में, तो इसलिए पूरे साल में कवर होता है, इसलिए ये पूरे साल में कवर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सीजन समझ में आ गया आपको, 4 टाइप के सीजन। आपको खरीफ सीजन गर्मियों का टाइम है, राबी सीजन विंटर का टाइम है, तो मेन इसका वीट होता है, इसका राइस होता है, शुगर केन तो पूरे साल आता है। तो ये याद करने वाली चीज है बच्चों, याद नहीं रखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, तो प्लीज इसे याद करें। आप इसे जीके का पोर्शन समझें या इरिगेशन का पोर्शन समझें, याद जरूर कर लें। ठीक है, तो सीजन जानना हमारे लिए जरूरी है। आप सोच रहे हो कि क्या क्या पढ़ा, सीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी बेसिस पे आप कैनाल की डिजाइन करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि राइस किस सीजन में आ रहा है, किस महीने में आप अप्लाई करने वाले हो, फार्मर किस महीने में अप्लाई करने वाले, तो उसी महीने में आप पानी ज्यादा दोगे ना। जब वीट अप्लाई करने वाले होंगे फार्मर कम दोगे, तो सीजन को भी समझना तो हमारे लिए जरूरी है ना। चलिए और भी टर्म, ये टर्म्स इसीलिए समझ रहे हैं, सबका सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है अभी लास्ट में सबको यूज करो क्या, बिना इन सबों के काम ही नहीं हो पाएगा। आप बता ही नहीं पाओगे कि सीजन में, इस महीने में, इस दिन इतना पानी इस फार्मर को चाहिए, उस गांव में इतना पानी भेजना है मुझे इस कनाल के थ्रू, उस गांव में इतना पानी। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग में जब जाओगे, एसटीओ बनोगे, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब बात है नेक्स्ट टर्म की, जिसे बोलते हैं क्रॉप रेशियो, एरिया रेशियो। क्रॉप रेशियो या फिर इसे बोला जाता है क्या, एरिया रेशियो। ये क्या होता है इस बात को समझे। तो ये क्रॉप रेशियो या एरिया रेशियो क्या होता है, एरिया रेशियो क्या होता है, ये होता है, इस कलर से लिखते हैं, एरिया टू बी इरिगेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन। याद कर लो ये कितनी बार ये पूछा गया है, इन खरीफ सीजन अपॉन एरिया टू बी इरिगेटेड इन, area to be irrigated in rabi season। इससे लिखें तो कितना, बताइए कितना निकल के आएगा, कोई बताएगा।
1/2 निकल करके आएगा, दैट इज 0.5। एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन, राबी सीजन में आप ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाते हो सेम वाटर सेम कैनाल के थ्रू, खरीफ में कम एरिया इरिगेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि खरीफ जो है उसमें लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, गर्मियों के टाइम का है ना, लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आप 100 लीटर पानी भेज रहे हो तो 100 का 100 लीटर यूज नहीं हो पाएगा, कुछ लॉसेस में चले जाएंगे, जिस वजह से कम एरिया ही कवर कर पाते हैं। तो एरिया रेशियो हमेशा 1/2.5 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल करके आता है। अगर इसी बात को ऐसे मैं बोलूं, जरा ध्यान देना, एक बार मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा की बात कर रहा हूं खरीफ सीजन में, और राबी सीजन में मैं बात करूं डेल्टा, आप बताओ दोनों में किसका डेल्टा ज्यादा होगा, किसका डेल्टा ज्यादा होगा? खरीफ सीजन में ज्यादा डेप्थ तक आप इरिगेशन कर पाओगे या राबी सीजन में ज्यादा डेप्थ तक इरिगेशन कर पाओगे? ऑब्वियसली किस सीजन में कर पाओगे? खरीफ सीजन में। तो ये जो होता है ये 3 टाइम्स होता है, तो डेल्टा खरीफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा राबी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट अगर मैं ड्यूटी बोलूं तो ड्यूटी इसका क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर मैं बोलूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, ड्यूटी ऑफ खरीफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ड्यूटी ऑफ राबी। इनवर्स रिलेशन होता है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, तीनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस बात को समझने में कोई दिक्कत? इस बात को समझने में कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चले हम लोग। क्रॉप रेशियो के बाद आगे बात समझे हम लोग। अच्छा, आगे जो बात है बड़ी अच्छी बात है, अब इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोर वाटरिंग क्या होता है? चलिए, आपने अगर ड्यूटी समझ लिया, डेल्टा समझ लिया, बेस पीरियड समझ लिया, जरा याद करते हैं। आइए, ये था, ऐसे बनाया था मैंने डायग्राम, ये सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का टाइम था, ये बेस पीरियड था, ठीक है। और इसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें कितना वाटर दे रहे थे, कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे वाटर दे रहे थे, तो टोटल वाटर जितना दे रहे थे उसे डेल्टा बोल रहे थे, और उसकी मदद से ड्यूटी का कैलकुलेशन कर रहे थे। ये जो पहली बार आप वाटरिंग करते हैं उस टाइम पे प्रैक्टिकली बात करिए, पहली बार जब आप इरिगेशन कर रहे हैं फील्ड में, उस टाइम पे बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोर वाटरिंग बोल देते हैं। सिंपल बात समझ में आई? द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू अ क्रॉप व्हेन अ क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई, जब क्रॉप थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस टाइम पे आप पहली बार जो इरिगेशन करते हैं, पहली बार इरिगेशन किया है आपने, व्हेन अ क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई इज कॉल्ड कोर वाटरिंग। और जिस समय पे दे रहे हैं ये, उसी को क्या बोल देते हैं? कोर पीरियड बोल देते हैं। भाई कुछ दिनों बाद देंगे ना, तो कुछ समय होगा, उसी को क्या बोल देते हैं? कोर पीरियड बोल देते हैं। जो पहली बार वाटरिंग कर रहे हैं, सिर्फ पहली बार वाले की बात हो रही है, जितने डेप्थ में कर रहे हैं आप, उसे क्या बोल देते हैं? कोर डेप्थ बोल देते हैं। यानी ये जो पहली बार इरिगेशन कर रहे हैं आप, ये कितना डेप्थ तक करे हैं आप, सिर्फ उस वाले को बोलते हैं क्या हम? कोर डेप्थ। सिर्फ उस वाले को बोलते हैं। डेल्टा क्या बोल रहे थे? सबको बोल रहे थे, सबको जोड़ करके फिर बोल रहे थे डेल्टा। हमें कोर डेप्थ और डेल्टा में अंतर समझ में आ रहा है? कोर डेप्थ सिर्फ मैं पहली बार वाला जो इरिगेशन कर रहा हूं उस डेप्थ को बोल रहा हूं। बेस पीरियड टोटल पीरियड को बोल रहे थे, मैं कोर पीरियड किसे बोल रहा हूं? जो पहली बार इरिगेशन कर रहे हैं उस टाइम इंटरवल को बोल रहा हूं। इरिगेशन टोटल वाटरिंग को बोला जाता है। कोर वाटरिंग किसे बोल रहा हूं मैं? जो पहली बार वाटरिंग कर रहे हैं उसको बोल रहा हूं। तो पहली बार बात में समझ में आया? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है कोर वाला जितना भी है, कोर डेप्थ, कोर पीरियड, ये एनालॉगस है किसके? कोर पीरियड बेस पीरियड के एनालॉगस है, कोर डेप्थ डेल्टा के एनालॉगस है।
कोर डेप्थ पहली बार वाले को बोल रहे हैं और डेल्टा क्या टोटल वाले को बोल रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज तो हुआ। तो क्या क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या सर? ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? बी की जगह अगर मैं कोर पीरियड रख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या सर? नहीं। अगर बी की जगह कोर पीरियड रखना तो डेल्टा की जगह क्या लिख देना? कोर डेप्थ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? एनालॉगस है। तो बेस पीरियड जो बड़े में देख रहे थे, अब छोटे पिक्चर में देखोगे तो क्या हो जाएगा? कोर पीरियड। डेल्टा जो बड़े पिक्चर में देख रहे थे, छोटे पिक्चर में देखोगे तो क्या हो जाएगा? कोर डेप्थ। बात समझ में आएगी नहीं है? बात समझ में आएगी नहीं है? अब आपके ध्यान में ये आएगा, पहले तो मैं आपको डेटा दे दूं जरा, डेटा दे दूं जरा मैं आपको पहले, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल या फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोर वाटरिंग कर रहे हैं, तो राइस के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो राइस के लिए जो कोर डेप्थ होता है वो 19 सेंटीमीटर होता है। कोर पीरियड जो होता है वो 2 to 4 वीक्स होते हैं। तो ये कोर पीरियड है और ये कोर डेप्थ। राइस के बाद क्या आएगा? वीट आ जाएगा। ये दो मेन होते हैं। तो वीट का अगर देखा जाए तो 13.5 सेंटीमीटर होता है कोर डेप्थ। ये पहली बार इरिगेशन कर रहे हैं उसका डेप्थ है ये, टोटल मत समझ लेना। 3 to 8 वीक पे दिया जाता है। तो ये कोर पीरियड हो गया। शुगर केन की अगर बात करेंगे आप, तो शुगर केन का ले लीजिए आप, कोर डेप्थ कितना होता है? 16.5 सेंटीमीटर। अब बात ये है सर, डेटा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया। बात ये है सर, जब हम डेल्टा पढ़े हैं तो उसी के एनालॉगस कोर डेप्थ क्यों बता रहे हो आप? जब हम बेस पीरियड पढ़े हैं तो उसी के एनालॉगस आप कोर पीरियड क्यों बता रहे हो? कोर पीरियड क्या हो गया कि जो पहली बार कर रहे हैं, और बेस पीरियड टोटल पीरियड की बात हो रही है, तो टोटल पीरियड तो हम स्टडी कर ही रहे हैं। ये छोटे से एक बार पहली बार वाले इरिगेशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब भी आप कैनाल की डिजाइन करोगे तो वो एवरेज के लिए डिजाइन नहीं होता है, एवरेज डिस्चार्ज के लिए डिजाइन नहीं होता है, वो कोर वाटरिंग के लिए डिजाइन होता है। मान लीजिए पहली बार शुगर केन को पानी चाहिए 19 सेंटीमीटर, दूसरी बार चाहिए 10 सेंटीमीटर और तीसरी बार चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इनके एवरेज पे डिजाइन अगर कर दूंगा कैनाल को, तो पहली बार जो 19 सेंटीमीटर वाटर चाहिए क्या वो फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोर वाटरिंग इसलिए पढ़ रहे हैं आप, ताकि जो डिजाइन कर सकें कैनाल की, इसी कोर वाटरिंग के बेसिस पे कर सकें, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो पहली बार इरिगेट करने जा रहे हैं। अगर इसके लिए इतना फुलफिल कर देंगे तो बाकी तो इससे कम है, वो तो फुलफिल हो ही जाएंगे। इसलिए आप पढ़ रहे हो किसको? इसलिए आप पढ़ रहे हो किसको? कोर वाटरिंग को। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? चले आगे। ठीक है, कोर वाटरिंग की बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल में सब यूज होगा, इसलिए अभी बोल रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और टर्म समझिए। नेक्स्ट टर्म होता है पैलियो इरिगेशन। नेक्स्ट टर्म होता है क्या? पैलियो इरिगेशन। तो पहली बार वाटरिंग किया आपने तो उसे क्या बोला आपने? कोर वाटरिंग बोला। लेकिन कई लोग पैलियो इरिगेशन को गलत समझ लेते हैं। पैलियो इरिगेशन क्या है? इट इज द इनिशियल वाटरिंग अप्लाइड ऑन द लैंड टू मेक द लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन। जब आप सोइंग करने जा रहे हो ना, उससे पहले, उससे भी पहले एक बार इरिगेशन करते हो। और इस इरिगेशन का रीजन क्रॉप को ग्रो कराना नहीं होता है, इस इरिगेशन का रीजन जो है वो लैंड को फिट करना होता है। फिट क्यों करना है सर? क्यों? लैंड में क्या दिक्कत आ गई हमारे? लैंड में ये दिक्कत आ गई कि जब गर्मी का टाइम खत्म हुआ, जैसे आप खरीफ सीजन की हार्वेस्टिंग कर लिए, खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर लिए, अब जो है आप सोइंग करने जा रहे हैं राबी सीजन की, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए सितंबर अक्टूबर की बात है, तो गर्मी के बाद थोड़ा सा ठंडी आएगा, तो जो सॉइल होते हैं वो क्रम्बल हो जाते हैं, वो थोड़े से हार्ड नेचर के हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो है फ्लोइंग नहीं हो पाती है, कल्टीवेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो कल्टीवेशन को सही करने, लैंड को फिट करने के लिए हम लोग एक बार इरिगेशन कर देते हैं, जिससे मिट्टी, वो सॉइल जो है, वो लैंड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कल्टीवेशन आसानी से हो जाती है। इसीलिए इस इरिगेशन को क्या नाम दे दिया हमने? पैलियो इरिगेशन। बात समझ में आ गया?
टर्म समझ में आ रहे हैं? तो पैलियो इरिगेशन इट इज द इनिशियल वाटरिंग अप्लाइड ऑन लैंड टू मेक द लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? ये सारे टर्म्स समझते होंगे तभी काम बन पाएगा। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, क्रॉप बहुत सारे ग्रो करा रहे हैं, कुछ क्रॉप को आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जैसे जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, इनको मार्केट में थोड़ी ना बेचते हो आप खेती कर रहे हो अगर, तो वहां से कट करके ले आए, उसे सही किए, साफ सफाई किए, उसको ले करके चावल निकाल करके खाना शुरू कर दिया, मार्केट में नहीं भेज रहे हो उसे। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको आपको मार्केट में भेजना पड़ता है टू बी फर्दर इनकैस्ड इन द मार्केट सो दैट प्रोसेसिंग हो सके उसकी, तो ऐसे क्रॉप को कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे शुगर केन है, शुगर केन से चीनी निकलेगा, शुगर निकलेगा, वो आप नहीं निकालो, वो फैक्ट्री में जाएगा, मार्केट में जाएगा, वहां प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आएगा आपके पास शुगर। तो ये कौन सा क्रॉप हो गया? कैश क्रॉप्स हो गए। The crop which have to be encased in the market for further processing are known as cash crops. जैसे टी, कॉफी, कॉटन, शुगर केन एटसेट्रा, जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं, ऑल द फूड क्रॉप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कैश क्रॉप्स। वो कैश क्रॉप्स नहीं होते, बाकी सारे कैश क्रॉप्स होते हैं। तो वीट जो है, गेहूं है, वो मार्केट में नहीं भेज रहा हूं मैं, बेच नहीं रहा हूं, अपने घर पे रखो, उसे पिसवा लो, फिर ले आकर के खा लो। बात समझ में आ गई? चले आगे, कैश क्रॉप समझ में आ गया। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्रॉप्स इन द फील्ड वन आफ्टर अनदर इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। बात सुनिए, एक ही लैंड है आपके पास, उसमें शुगर केन इस साल लगाया आपने, अगले साल फिर शुगर केन, अगले साल फिर शुगर केन, दिक्कत आ जाएगी। उस फील्ड की फर्टिलिटी क्या है, वो रिड्यूस होने लग जाएगी और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट को ही कंज्यूम करता है। तो आप एक ही टाइप के क्रॉप अगर आप बार बार अप्लाई करते जाओगे तो वो उसी टाइप के न्यूट्रिएंट को खाएगा। एक टाइम आएगा, न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, न्यूट्रिएंट को बनने का टाइम तो आपने दिया ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी कम होनी। अगर मान लीजिए मैंने राइस लगाया, राइस एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट को कंज्यूम किया, वहां से एक्सट्रैक्ट किया, वो खत्म हो गया, वो न्यूट्रिएंट खत्म हो गया जमीन से, लैंड से, सॉइल से। अब उसके बाद से हमने ग्राम को अप्लाई कर दिया, तो ग्राम जो है एक दूसरे टाइप का न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा, तब तक वो जो खत्म हुआ है वो बन जाएगा, फिर उसके बाद राइस यूज कर लेंगे तो हमारा बना हुआ न्यूट्रिएंट हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ इसीलिए हम क्रॉप को चेंज करते रहते हैं ताकि हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट उस सॉइल के अंदर बन सके और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बनी रहे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्रॉप्स इन द फील्ड वन आफ्टर एन अदर इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये फिर से चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। राइस के बाद आपको क्या यूज करना है चाहिए? ग्राम। कॉटन के बाद ज्वार, ज्वार के बाद ग्राम, वीट के बाद ज्वार, ज्वार के बाद ग्राम। इस तरीके से अगर आप रोटेशन रखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। कॉटन के बाद वीट, वीट के बाद ग्राम, ग्राम के बाद फैलो जुलाई तक, यानी खाली छोड़ दीजिए जमीन को जुलाई तक, या फिर आप जमीन को खाली छोड़ दिए या ये चेंज करिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। तो ये चीजें निकल करके आती हैं आपके, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अब मैं समराइज कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि आज इतने ही क्लास ली जाएंगी। कल हम लोग इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करेंगे। एफिशिएंसी 5 टाइप के होते हैं, तो कल उसी पे बात करा जाएगा हम लोग। अब बात ये समझें हम लोग कि क्या क्या पढ़ा हमने। ड्यूटी डिफरेंट प्लेसेस पे कितना होता है, कहाँ पे कैसा होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर हमने सीजन की बात करी, एग्रीकल्चरल सीजन की बात करी हमने, कौन कौन से सीजन होते हैं। फिर उसके बाद से हमने कुछ टर्म्स जैसे एरिया रेशियो, पैलियो इरिगेशन, कैश क्रॉप, क्रॉप रोटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी हमने। अब हम लोग कल के क्लास में इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करेंगे।
5 टाइप के इरिगेशन एफिशिएंसी होते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जब एफिशिएंसी भी आप समझ लेंगे तो सारी चीजें अब इंक्लूड कर दी जाएंगे, फिर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है बात। तो अभी गेट की तैयारी, टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिए, और बाकी इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे लाइक करिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।